नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तरायणी मेला बरेली क्लब मैदान पर 9 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां पहाड़ की प्रसिद्ध बाल मिठाई, बांस के अचार के साथ खान पान के अन्य सामान उपलब्ध हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से 72 युवाओं का दल गुरुवार को रवाना हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने हरी झंडी दिखाकर दल की बस को रवाना किया। राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 12 जनवरी तक होना है। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक और बौद्धिक आयोजन किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें देश के सभी प्रदेशों की टीमें शामिल हो रही हैं। इसमें शिरकत करने के लिए उत्तराखंड से 72 प्रतिभाशाली युवाओं की टीम दिल्ली गई है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस टीम में संगीत, लोक नृत्य, लेखन, डिबेट समेत अनेक विधाओं में पारंगत युवा शामिल हैं, जो वहां विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक आयोजनों में हिस्सेदारी करेंगे। टीम ने युवा महोत्सव के लिए लंबे समय से तैयारी की है। उम्मीद है कि टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन शानदार रहेगा। मंत्री ने टीम को बेहतर प्रदर्शन करने और आयोजन में पहला स्थान करने की भी शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, 28वां युवा महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य की तरफ से भी 72 हमारे युवा साथी, जिसमें हमारी बालिकाएं भी हैं, जिसमें हमारे बालक भी हैं, आज उनकी बस की रवानगी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने हेतु, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाते हुए उसकी रवानगी दी है। बहुत शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से हमारे ये युवा साथी कोई संगीत के क्षेत्र में है, कोई लोक नृत्य के क्षेत्र में है, कोई लेखन के क्षेत्र में है, कोई अन्य जो उनकी प्रतिभा है उसको वहां उस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के उसमें है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में है। तो ये सारे कार्यों का वहां पर वो हमारे युवा साथी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करें, ताकि उत्तराखंड की झोली में जो है वह, चाहे वो सम्मान के रूप में प्रथम स्थान उत्तराखंड को दिलाए। ये शुभकामनाएं उनको दी हैं। तो आज का ये जो बस रवानगी का हमारे युवा साथियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में संवाद के साथ में शुभकामनाएं देते हुए रवानगी। देवभूमि उत्तराखंड में जहां एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, वहीं शीतकालीन यात्रा को उत्तराखंड में हितकारी बताते हुए लैंसडाउन के विधायक महंत दलित राउत का कहना है कि शीतकालीन यात्रा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में 6 महीने पूजा का प्रावधान है, उसे भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। शीतकालीन यात्रा निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि 12 महीने अगर यहाँ पर्यटक आएगा, धर्म दर्शनार्थी आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें 6 महीने का प्रावधान है पूजा का, तो निश्चित रूप से उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी परंपराएं, जो हमारा एक हिंदू धर्म का जो एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को सलाह दी है कि वह पहले अपने आप परिवार संभालें, क्योंकि पार्टी से 70 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी के लिए चुनौती का कारण बने हुए हैं। इसलिए अभी बीजेपी को कांग्रेस में क्या चल रहा है, इस पर ध्यान देने की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने बागियों पर किस तरह से कार्रवाई करें। कांग्रेस के बारे में सोचना बीजेपी छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस को किस रणनीति के तहत कार्य करना है, उसके लिए कांग्रेस पूरे तरीके से स्वतंत्र और तैयार है। बीजेपी अपना कुनबा संभाले। अकेले देहरादून में 70 से ज़्यादा लोग बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने पार्टी के बारे में बयान दें, कांग्रेस को छोड़ दें। कांग्रेस को जो उपयुक्त लगेगा रणनीति के तहत उसमें कांग्रेस फैसले लेगी और कांग्रेस इसके लिए स्वतंत्र है। सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश बकरोला का नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया है। इसके बाद उत्तराखंड संगीत जगत में शोक की लहर है। जनपद पौड़ी की असवालसिव पट्टी के बकरोली गांव के जगदीश बकरोला के निधन पर कई संगीत प्रेमियों और गायकों द्वारा भी अपना दुख व्यक्त किया गया है।
वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम बहुखंडी ने लोक गायक जगदीश बकरौला के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जगदीश बकरौला के लोक साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जगदीश बकरौला जी एक बहुत बेहतरीन गायक थे। मैंने उनको कई बार उनके कार्यक्रम सुने। आँख सूरदास थे वो, उसके बावजूद उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत शांति। कल उनका देहांत हो गया है। इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए तो कोई आया नहीं है, सबने एक दिन जाना है। और सरकार को थोड़ा सा उनके सम्मान में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके स्वास्थ्य मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से ख़राब था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके परिवार के बारे में ज़रा बात करें, पता करें कि क्या स्थिति है उनकी, और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं उस महान संगीतकार को। और अपने आश्रुपूर्ण संवेदनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। पिछले दिनों में खबर आई थी कि वो बीमार हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ा उनकी नाजुक है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी है। बीच में हम लोगों ने इस मुद्दे को थोड़ा उठाने की प्रयास भी किया था, लेकिन सरकार तो बिल्कुल इस मामले में इनसेंसिटिव है, उनको असंवेदनशील है, वो कोई ध्यान दे नहीं रही है। मेरे सरकार से निवेदन करूंगा कि बकरौली गांव नज़दीक में ही है यहाँ से, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी जो भी उनके आसपास हैं उस पर, और उनके संगीत को लेकर कुछ काम किया जाए। उनके संगीत को संयोजन करने का प्रयास किया जाए, उनके संगीत से नए कुछ विद्यार्थी सीख सकें, ऐसा कुछ प्रयास किया। उसी तरह मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दिल्ली में बच्चों को सिखाते थे, और कई जो आज गायक अपने आप को कहते हैं, भले उनका नाम नहीं लेते, लेकिन मेरे को खबर मिली है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने उनसे सीखा है। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, और जगदीश बकरौला जी के नाम सर कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए नवोदित कलाकारों को। बकरौली गाँव में कोई संगीत का विद्यालय खोला जाना चाहिए, जहाँ पर इस तरह के जो लोक संगीत है, जिसको नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बहुत आगे बढ़ाया, और बहुत सारे लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिया जाना इस बात को दर्शाता है बीजेपी अब सरकारी संस्थाओं को संभाल नहीं पा रही है। धन बटोरने का जरिया इन संस्थाओं को बनाया जा रहा है। जहां लोगों को सस्ते दरों पर इलाज और सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, वहां प्राइवेट अस्पताल अब लोगों से पैसे वसूलने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया कि निजी हाथों में दिए जाने से किसी के भी कोई हित प्रभावित नहीं होंगे। जो सुविधा पहले मिलती थी वही भविष्य में भी मिलेगी, बल्कि उल्टा निजी संस्था सरकार को पैसा देगी, वहां के वेतन भत्ते, रखरखाव और अन्य खर्च भी खुद वहन करेगी। ऐसे में कांग्रेस को किस बात से परेशानी है? समझ से परे उनके जमाने में स्वास्थ्य सेवाओं के जो बुरे हाल थे उन्हें लोग भूले नहीं हैं, और जब बीजेपी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है वह उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। जी, किस रूप में देखते हैं सर इसको? देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल आरोप लगाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कांग्रेस इस प्रदेश में 10 वर्षों तक सत्ता में रही। कांग्रेस के नेता बताएं कि उनका क्या योगदान रहा। जिला मुख्यालय तक में स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। आज हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं जिला मुख्यालयों में उपलब्ध होती थी उनको ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। 100 से ज़्यादा 150 के करीब पैथोलॉजी जांचें मुफ्त हर अस्पताल में मिल रही हैं। डॉक्टरों की जो है नियुक्तियाँ हुई हैं। 3000 डॉक्टर्स आज हमारे पास हैं। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 1200 होते थे। और जहाँ तक जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में देने की बात है, उसमें जनता के हित कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं हो रहे। सारे कार्ड जो है उसी प्रकार चलेंगे। आयुष्मान कार्ड का जो है जिस प्रकार अन्य अस्पतालों में उपयोग होता है वो वहाँ पर होगा। किसी प्रकार का शुल्क नहीं बढ़ेगा। सरकारी शुल्क जिस प्रकार अन्य अस्पतालों में मिलता है या सरकारी सुविधाएं जो अन्य अस्पतालों में मिलती हैं वही आम जनता को वहाँ पर मिलेंगी। रही बात सरकार के फायदे की, इस अनुबंध से सरकार का प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए बचेगा जो वेतन भत्ते आदि में जाना था। आने वाले समय में इसमें और पैरामेडिकल कॉलेज जुड़ने थे और अन्य जो है संस्थान यहाँ पर इसके साथ खुलने थे, उसमें भी 200 करोड़ का खर्च आना था, वो भी सरकार का बच रहा है। प्रत्येक वर्ष हमें 2.5 करोड़ के रूप में शुल्क के रूप में शारदा एजुकेशन सोसाइटी जिसके साथ सरकार ने ये अनुबंध किया है वो हमको देगी। 6 करोड़ रुपए एक मुश्त भी जो है सरकार को देने हैं। तो इस अनुबंध से सरकार और जनता दोनों का फायदा है। लेकिन कांग्रेस ने स्वयं कुछ नहीं किया, और जो सरकार अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, उस पर भी कांग्रेस के लोग मीन मेख निकाल रहे हैं।
उत्तराखंड के कोटद्वार में पिछले 4 दिनों से भले ही सूर्यदेव के दर्शन ना हुए हों, लेकिन निकाय चुनाव के बयानों की गर्मी से माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के मेयर प्रत्याशी महेंद्रपाल सिंह राउत को अपना बागी प्रत्याशी क्या बताया कि महेंद्रपाल सिंह राउत ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। महेंद्रपाल सिंह राउत ने कहा कि दुश्मन चाहे कितनी साजिश रच ले, लेकिन पूर्व सैनिक पर जनता का विश्वास हमेशा बना रहेगा। पूर्व सैनिक और सैनिक ये देश की धरोहर होते हैं और हम देश के हैं। मेरे लिए दोनों दल एक मिथ्या मात्र हैं। मैं इनको मिथ्या मात्र समझता हूँ। ये अभी आने वाले दिनों में मैं अपने पूर्व सैनिक भाइयों से, कोटद्वार की जनता जान रहा, मेरा मात्र शक्ति से कहना तो आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा उग्र होंगे, ये और ज़्यादा बाग युद्ध हमसे करेंगे। हमें इससे विचलित नहीं होना है। आपने अपने भाई महेंद्रपाल सिंह रावत, जिसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, खाना नंबर 6 है, भारी बहुमत से इस बार बदलाव की बयार का साक्षी बनना है। उत्तराखंड के दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में चुनाव अधिकारी पंत ने दिनेशपुर के 9 वार्डों के सभासद प्रत्याशियों से आय व्यय रजिस्टर का ब्यौरा जांचा। इस दौरान दिनेशपुर के चुनाव अधिकारी गौरव कुमार पंत ने कहा कि दिनेशपुर क्षेत्र के 9 वार्डों के सभासद प्रत्याशी से आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया था, जिससे आज सभी प्रत्याशियों ने निर्वाचन के द्वारा दिए गए रजिस्टर की जांच की गई है। यहाँ पे जो नगर पंचायत दिनेशपुर के समस्त प्रत्याशियों को हमारे द्वारा बुलाया गया है, जिसमें उनके द्वारा हमारे सहायक व्यय परीक्षक महोदय यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जो भी अभी तक उनके द्वारा अपना खर्च किया गया है उनका एक बार हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा जो रजिस्टर 2 हैं, रजिस्टर 2 क है और रजिस्टर 2 ख है, उनको एक बार हमारे द्वारा प्रथम स्क्रूटनी की जा रही है 8-9 तारीख को। नहीं, इसमें हमारे द्वारा आयोग द्वारा एक निर्धारित रेट लिस्ट है। उस रेट लिस्ट के अनुसार जो भी वो खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग उनके खातों से मिलान करते हुए नगद रजिस्टर और जो कैश रजिस्टर है और बैंक रजिस्टर है उसका हम मिलान अंत में 20 तारीख को दोबारा करेंगे। एक बार 15 तारीख को करेंगे, फिर एक बार 20 तारीख को करेंगे। तो सारा जितना भी उनका खर्च का ब्यौरा हमारे पास हम आयोग को भेजेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपंजीकृत मदरसों की जांच चल रही है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर शासन को भेज रहे हैं। वहीं इस दौरान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने राज्य में संचालित मदरसों को लेकर कहा है कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और उनकी समुचित सुविधा के लिए प्रतिबद्ध भी है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी हैं और निष्पक्ष एक नेता हैं हमारे, और पूरे प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वो निरंतर वो दौड़ते रहते हैं और अपने राज्य की जितनी जनता है उसके साथ निष्पक्ष तौर से वो काम कर रहे हैं। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशों में हमने वहाँ NCERT को लागू किया और बड़ी तादाद में बच्चे उसमें पास भी हुए। आप ये देखिएगा कि जो पंजीकृत मदरसे हैं या जो अपंजीकृत हैं, यानी जो कहीं से भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी नहीं है, वो अवैध कहलाएंगे। तो हमने बार बार ये कहा है कि आप तो एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, ट्रांसपेरेंसी की देते हैं, हर धर्म जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की बात करता है, तो आपको नियमित होने में क्या दिक्कत है? और हमें जब सरकार को ये इनपुट मिलता है तो उसकी इंक्वायरी कराना और उसका वेरिफिकेशन कराना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो दूसरे राज्यों के भी, वो आ सकते हैं, मगर उनका वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स उनके ठीक नहीं हैं, तो ये भी आने वाले दिनों में कोई घटना घट सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना ये सरकार की जिम्मेदारी है और संचालकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे कोऑपरेट करें और जो अवैध चल रहे हैं या तो वो स्वयं बंद करें या फिर उन्हें अपने आप को नियमित करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मदरसा बोर्ड जो है उनकी सेवा की तत्पर है। हम उन्हें उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
उनका कहना है कि मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, और उसी चीज को हम माननीय मुख्यमंत्री जी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में 1 मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने और जागरूक करने के जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक, येलो लाइन, यू टर्न सहित ट्रैफिक रूल से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी। इस पार्क में सांप सीढ़ी के माध्यम से यातायात नियमों को बखूबी समझाया गया है। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यह नया प्रयोग उन बच्चों के लिए है जो कभी अपना काम करवाने आरटीओ परिसर में आएंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आरटीओ ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इनवाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, चालान अगर हो गया चालान का भुगतान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाया। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों ने छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना रखा है। उस ट्रैफिक पार्क में रोड मार्किंग्स के बारे में और एक सांप सीढ़ी का गेम भी कर रखा है, जिसमें रोड सेफ्टी का थीम है। उस थीम पर भी हम लोगों ने उनको गेम खिलाया। उसके बाद पूरे कार्यालय को मैंने पहले बताया भ्रमण किया गया, रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है। साथ साथ सूक्ष्म जलपान भी हम लोग करवाते हैं बच्चों को, और ये हमारा प्रयास है कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू करें। जनपद पौड़ी के कुटद्वार में पिछले कुछ समय से पुलिस क्षेत्राधिकारियों के पद खाली चल रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारियों के पद अब भरने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि दरअसल शासन स्तर पर इंस्पेक्टर की पदोन्नति के बाद सीओ बने 28 अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों और विंग में तैनाती दे दी है, जिसके तहत जनपद पौड़ी में भी 3 नए सीओ ट्रांसफर किए गए हैं, जिनकी जल्द कोटद्वार में आपको बता दें कि तैनातगी की उम्मीद जगी है। कोटद्वार में सीओ क्राइम और सीओ ऑपरेशन के पद पिछले कुछ महीनों से खाली चल रहे थे। बिल्कुल, अभी नए अधिकारी जो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी सर्किल में जो अभी हमारे जो सर्किल खाली चल रहे थे तो वहाँ पर आने से थोड़ा लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा और कानून व्यवस्था तो बहुत मजबूत हो जाएगी उससे। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे चिकित्सकों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू होने से चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर जनपद में पिछले लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 7 चिकित्सकों के खिलाफ जल्द ही बर्खास्त की कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए उधम सिंह नगर जनपद से स्वास्थ्य महकमे के द्वारा रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए निवेदन किया गया है। उधम सिंह नगर के सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से जनपद में तैनात 8 डॉक्टर गैर हाजिर चल रहे हैं, जिसमें नोटिस देने के बाद एक डॉक्टर ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अपनी सेवाएं देने लगे हैं, लेकिन अभी भी 7 डॉक्टर गैर हाजिर चल रहे हैं, जिनको बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है ताकि उनकी जगह नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा सके। देखिए, हमारे द्वारा जो है 8 डॉक्टर जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे बिना अनुमति के, उनकी सूचना जो है शासन को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके क्रम में एक डॉक्टर को पुनः जो है नियुक्ति की अनुमति शासन द्वारा दी गई है और डॉक्टर साहब के द्वारा खटीमा में ज्वाइन भी कर लिया गया है। जहाँ तक 7 बचे हुए डॉक्टर की बात है, उनकी अभी प्रक्रिया जो है वो शासन में गतिमान है। इस संबंध में कोई हमें पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको बर्खास्त किया जा रहा है कि क्या आगे कार्रवाई की जा रही है। ये संज्ञान में है कि अभी कार्रवाई इसमें गतिमान है। यहाँ से अपने स्तर से कभी आपने हमने अपने स्तर से इंफॉर्मेशन जो है वो शासन को उपलब्ध करा दी थी। इसमें क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई उसमें हो सकता है कि कुछ डॉक्टर उसमें वापस पुनः ज्वाइनिंग के लिए प्रत्यावेदन दे, तो शासन इसमें तय करेगा कि किसको दिया जा सकती है, नियुक्ति दी जा सकती है पुनः।
और जिसको अगर नहीं शासन अनुमति देता है तो फिर उस पर बर्खास्त की कार्रवाई शासन के स्तर से की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में किराए पर 25% की छूट देने की बात कही है और शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर दयानंद सरस्वती महाप्रबंधक ने कहा कि इस शीतकालीन यात्रा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसके द्वारा स्थानीय लोगों को भी GMBN के द्वारा आजीविका को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। चारधाम यात्रा 2024 की हुई, उसमें GMBN ने कुछ पैकेजेस बनाए थे यात्रा के और MMT से भी उसने हमारा कोलैबोरेशन था। उसके तहत 2024 में हम लोगों का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो हम लोग पॉजिटिव रहे, हम लोगों ने मुनाफा हमारा रहा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो शीतकालीन यात्रा में भी GMBN बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहा है और उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे सभी यात्रीगणों को और श्रद्धालुओं को नियमानुसार हम लोग छूट भी प्रदान कर रहे हैं। अपने TRH में अपने रुकने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। तो इस बार आशा है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा है इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो कुल मिला के साल भर GMBN एक्टिवेट अपने सभी TRH को कर रहा है और अभी हम लोगों ने शीतकाल में भी कुछ पैकेजेस बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने जो यात्रा के में पड़ने वाले जितने भी TRH हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया गया है। उसमें हम लोगों ने अन्य यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म को भी उसमें वो किया गया है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें और ऐसा एक अनुभव दें लोगों को कि जिससे कि GMBN को काफ़ी एक अच्छा कवरेज मिले और एक अच्छा क्लाइंटेज मिले। अभी लाभ का तो कोई ऐसा एंटिसिपेशन करना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों ने अपने चारधाम रूट पर पड़ने वाले सभी TRH को पूरे वहाँ पर समस्त कर्मचारी, पूर्व में ये होता था कि हम लोग उन कर्मचारियों को वापस बुला लेते, लेकिन अभी हमने सभी लोगों को वहाँ पर स्थित रखा हुआ है। और खाने में भी हम लोगों ने जो हमारा कैंटीन्स हैं उसमें भी हम लोगों ने कर्मचारियों को डिप्यूट किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्यूटेशन भी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री वाले जो निर्देश दिए गए थे उसके तहत हमने छूट भी हमें प्रदान की जा रही है। तो यही हम लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छी सुविधा दें जिससे कि एक अच्छा हम लोगों को प्रॉफिट मिल सके। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।